हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। आज इस क्लास में हम लोग दूरी, द्रव्यमान तथा समय के मापन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट्स एंड इट्स टाइप्स, मात्रक और इसके प्रकार, मूल राशियां, मूल व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक तथा कुछ मात्रकों का डेरिवेशन हमने किया था। यहाँ पर हम आप जो पढ़ेंगे ये दूरियों का नापन, दूरियों का मापन, दूरियों को हम कैसे मापते हैं, द्रव्यमान को कैसे मापते हैं, टाइम को कैसे मापते हैं। जहां तक दूरी की बात है तो आप जानते हैं कि दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत अधिक भी हो सकती है। द्रव्यमान कम भी हो सकता है और बहुत अधिक भी हो सकता है। कम का मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, परमाणु का भी द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ पृथ्वी का द्रव्यमान भी हमको ज्ञात करते हैं और सूर्य का भी द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। टाइम की बात है, हम 1 सेकंड भी मापते हैं, 1 सेकंड से कम भी मापते हैं, अथवा कई वर्षों में वर्ष भी नापते हैं, कई साल नापते हैं, या बहुत लंबी समय, बहुत लंबे समय का मापन भी हम करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग मापन कैसे करते हैं इसका, यानी दूरी का, द्रव्यमान का और समय का मापन कैसे करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे दूरी का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दूरी का मापन। सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी दूरी का मापन। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? दूरी का मापन, दूरी का मापन। स्टूडेंट्स, दूरी का मापन दो विधियों द्वारा हम करते हैं। नंबर 1 करते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। स्टूडेंट, ये प्रत्यक्ष विधि क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड का जो हमारा तात्पर्य है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, हमें मान लीजिए बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं पर पहुंच करके हम मापते हैं। ये दोनों बिंदुओं पर हम पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी मापना है तो हम एक स्केल लेकर के इसके बीच की दूरी नाप सकते हैं। अगर ये दूरी बहुत अधिक है तो हम एक पैमाना लेकर के, स्केल लेकर के, बड़ा सा पैमाना लेकर के एक व्यक्ति को बिंदु ए पर रखेंगे और दूसरे को कहेंगे आप बिंदु बी पर जाओ, इसके बीच की दूरी नाप लेते हैं। जैसे सड़क की लंबाई नापनी है तो हम सिंपल जो स्केल टेप होता है, स्केल टेप को रख करके एक व्यक्ति को हम ए पर रखते हैं, दूसरे को बी पर, यहाँ पर मान लो रखें, तीसरा फिर उसके बाद यहाँ से आया, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी दूरियों को एक लंबी दूरी नाप लेते हैं। ये आपकी प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में हम उन्हीं दूरियों को नापते हैं जो हमारी पहुंच में हो, जहां पर हम पहुंच सके। जैसे हमको कह दिया जाए कि इस पेन की लंबाई क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस पेन की लंबाई नापने के लिए एक स्केल उठाएंगे और यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, पेन की लंबाई हमको मालूम हो जाएगी। मीनिंग दैट ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम कुछ निश्चित दूरियों को ही नाप सकते हैं। जैसे मीटर स्केल की सहायता से अगर हम नापेंगे
तो ये 0.1 सेंटीमीटर की दूरी ही हम नाप पाएंगे, यानी 1 मिलीमीटर की दूरी। और इससे कम दूरी को नापना है तो वर्नियर कैलिपर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, ये दशमलव के 2 स्थान तक नाप सकते हैं। और भी कम दूरी हमको नापना है तो दशमलव के 2 स्थान, दशमलव के 3 स्थान तक नापेंगे, जिसका हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं, अथवा ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो ये अंक और बढ़ा सकते हैं। इससे कम दूरी नापेंगे तो हम अगर मान लो माइक्रोन की कोई दूरी है, 10⁻6 के आसपास की कोई दूरी है, इसको नापें, किसी की लंबाई, किसी जीवाणु की लंबाई या छोटे पार्टिकल की लंबाई 10⁻6 मीटर के आसपास है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप से नाप सकते हैं या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा माप सकते हैं। इससे कम की दूरी, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी को अगर हमको नापना होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नापते हैं। लेकिन इससे कम की अगर हमको दूरी नापनी होगी तो क्या हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। इसके लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का ही उपयोग करेंगे। इसके लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कुछ फार्मूला ड्राइव करेंगे। उस फार्मूले के आधार पर इन दूरियों का मापन करेंगे, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे कि कुछ फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, कुछ सिद्धांत बनाएंगे, कुछ प्रिंसिपल बनाएंगे। उस प्रिंसिपल के आधार पर हम दूरी का मापन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अधिक दूरी, लंबी दूरियों का मापन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमको डायरेक्ट मेथड पर कुछ नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट मेथड कौन सा मेथड है? ऐसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम नापते हैं जो हमारे संपर्क में हो अथवा जहां तक हम पहुंच सके, दोनों बिंदुओं पर पहुंच करके उस दूरी को नाप लेते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष विधि कर सकते हैं। दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है? अप्रत्यक्ष विधि वह विधि होती है जिसमें दोनों बिंदु अथवा दोनों में से कोई एक बिंदु हमारी पहुंच के बाहर होता है, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे हमें ये कह दिया जाए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से एक पेड़ दिख रहा, उस पेड़ के बीच की दूरी कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस जमीन से लेकर के वहाँ एक व्यक्ति को भेज करके उस भेज की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि उस पेड़ पर उस पेड़ पर बैठा हुआ कोई पक्षी है, वह हमसे कितनी दूरी पर है। सपोज करें कि हम कह दें कि उस वृक्ष पर एक पक्षी बैठा है, वो हमसे कितनी दूरी पर है, तो हम उस पक्षी तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। अथवा हमें कहा दे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक सिंपल विधि जो त्रिकोणमिति की विधि अपनाते हैं, वो बहुत एक सिंपल विधि है कि मान लीजिए आपका यह वृक्ष है। सपोज करें कि यहाँ पर एक वृक्ष, हम मान लें इसको कि यहाँ पर एक वृक्ष है और इस वृक्ष से कोई एक दूरी, हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े होकर के हम इस एंगल का पता करते हैं। अगर ये हमारी यहाँ पर आइज है, ये हमारी यहाँ पर मान लीजिए नेत्र है, यहाँ पर नेत्र है, आई है, तो ये इस आइज से के ऊपर हमारी हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो एंगल बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। इस एंगल को पता कर लेंगे। इस एंगल को पता करके सिंपल त्रिकोणमिति अनुपात लगा करके हम इन सारी दूरियों को ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये दूरी हमको मालूम है, यक्ष दूरी है। सपोज करिए कि हमें यक्ष दूरी ये मालूम है। अब हमको ये पेड़ की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, या ये बताना है कि हमारे नेत्र से इस पेड़ के उच्चतम शिखर के बीच की दूरी कितना। सपोज कर लीजिए ये दूरी यल है, सपोज कर लेंगे कि ये दूरी यल है। तो सिंपल आप कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात लगा सकते हैं। जैसे tan थीटा लगाएंगे, आप tan थीटा लगाएंगे तो होता लंब बटे आधार करेंगे, h/x हो जाएगा ये। या आप यक्ष निकालें या यक्स निकालें, इसमें से कोई एक मान मालूम होगा तो आप निकाल सकते हैं।
ऐसे साइन थीटा बराबर निकाल सकते हैं आप। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण एच बटे यल कर देंगे। इसमें यच का मान मालूम होगा तो यल का मान मालूम हो जाएगा। तो थीटा का मान दोनों में अगर मालूम है तो एच यल या एक्स तीनों में से कोई दो चीज मालूम है तो एक चीज आप सिंपली निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले जो इसमें अध्ययन करेंगे जो आपके कोर्स में है वह है लंबी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। जो अध्ययन करेंगे हम क्या लंबी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरियों का मापन। मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरियां, जैसे पृथ्वी से ग्रह कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है, अथवा इसी के साथ साथ हम पृथ्वी पर बैठे बैठे चंद्रमा के व्यास का अध्ययन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, सूर्य के व्यास की गणना कर सकते हैं। इस तरह की दूरियों का मापन हम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे एक विधि का, जो लंबी दूरियों का मापन जो अप्रत्यक्ष विधि से हम करेंगे। ये कई विधियां हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लंबन विधि। एक विधि है इसमें लंबन विधि। लंबन विधि जिसको कहते हैं पैरालैक्स मेथड। पहली विधि है लंबन विधि। लंबन विधि क्या है स्टूडेंट्स? ये मार्कर अगर मेरे हाथ में है, मैं इसको एक हाथ से पकड़ करके अपने सम्मुख रख करके पहले बाईं आंख को बंद करके इसको देखूं, फिर इसी मार्कर को इसी स्थिति में दाहिनी आंख को बंद करके बाईं आंख से देखूं, एक बार बाईं आंख को बंद करके दाहिनी आंख से देखूं, फिर दाहिनी आंख को बंद करके बाईं आंख से देखूं, तो यह मार्कर अपनी स्थिति को पृष्ठभूमि के सापेक्ष, जैसे मेरे सामने सम्मुख दीवार है, इसके सापेक्ष परिवर्तित होती प्रतीत होती है। जब हम किसी वस्तु को या इस मार्कर को सपोज करें, या पेंसिल कहा गया है आपकी किताब में, जब हम किसी वस्तु को अपने आंख के सम्मुख रख करके पहले बाईं आंख को बंद करके अथवा दाईं आंख को बंद करके दाएं से अथवा बाएं से देखते हैं, तत्पश्चात उसी स्थिति में उसी वस्तु को अपनी दूसरी आंख बंद करके पहली आंख से देखते हैं, तो वह वस्तु पृष्ठभूमि के सापेक्ष परिवर्तित होती प्रतीत होती है। पृष्ठभूमि के सापेक्ष इस वस्तु का इस प्रकार परिवर्तित होना लंबन कहलाता है। पृष्ठभूमि के सापेक्ष इस प्रकार वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होना लंबन कहलाता है। दोनों प्रेक्षण बिंदु के बीच की जो दूरी हो उसको आधारक रेखा कहते हैं। जैसे हमारी दोनों नेत्र, इसको हम आधारक रेखा कहेंगे, और यह आधारक रेखा प्रेक्षित वस्तु पर जो एंगल बनाती है उसको हम लंबन कोण कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम एक लाइन इसको लिख लें, लंबन विधि क्या है इसको लिख लें। क्या लिखेंगे? जब किसी वस्तु जैसे पेंसिल, को एक हाथ से पकड़कर
आँख के सम्मुख रखकर पकड़कर आँख के सम्मुख, आँख के सामने, जब किसी वस्तु जैसे पेंसिल को एक हाथ से पकड़कर आँख के सम्मुख रखकर पहले बाईं आँख को, बाईं आधाई कोई एक आँख वाले कर सकते हैं, पहले बाईं आँख को बंद करके दाईं आँख से देखते हैं। दाईं आँख से देखते हैं। तत्पश्चात उसी वस्तु को उसी स्थिति में, तत्पश्चात उसी वस्तु को उसी स्थिति में दाईं आँख को बंद करके, दाईं आँख को बंद करके दाईं आँख को बंद करके बाईं आँख से, तत्पश्चात उसी वस्तु को उसी स्थिति में दाईं आँख को बंद करके बाईं आँख से देखते हैं तो वस्तु पृष्ठभूमि के सापेक्ष परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। वस्तु की स्थिति में, तो वस्तु पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में वस्तु की स्थिति में पृष्ठभूमि के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन लंबन कहलाता है। लंबन कहलाता है। जब किसी वस्तु को जैसे पेंसिल को एक हाथ से पकड़कर आंख के सम्मुख रखकर पहले बाईं आंख को बंद करके दाईं आंख से देखते हैं, तत्पश्चात उसी वस्तु को उसी स्थिति में दाईं आंख को बंद करके बाईं आंख से देखते हैं तो वस्तु पृष्ठभूमि के सापेक्ष परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। वस्तु की स्थिति में पृष्ठभूमि के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन लंबन कहलाता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, पास करके नोट करिएगा।
तो आगे हम लिखें, पास करके नोट करिएगा, लंबन कहते हैं। आगे लिखेंगे, दोनों प्रेक्षण बिंदुओं दोनों प्रेक्षण बिंदु, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक नेत्र यहाँ है, बाईं आंख है, ये दाईं है, ये मान लो आपका लेफ्ट है, ये राइट है। इन दोनों आंखों के बीच की जो दूरी होगी उसको आधारक दूरी कहेंगे। आधारक रेखा या बेसिस कहते हैं इसको बेसिस कहते हैं। यह आधारक रेखा जिसको आप देख रहे थे उसके बीच का जो कोण बनाती है प्रेक्षित बिंदु पर, प्रेक्षित जो पॉइंट होता है उस पर जो एंगल बनाती है थीटा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ पैरालेक्स, लंबन कोण, एंगल ऑफ पैरालेक्स, लंबन कोण कहते हैं। इसको लिख लेंगे, दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को आधारक रेखा कहते हैं। बेसिस आधारक रेखा कहते हैं या आधारक दूरी भी कहते हैं। तथा यह आधारक रेखा प्रेक्षित बिंदु पर जो कोण बनाती है, आधारक रेखा प्रेक्षित बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे लंबन कोण कहते हैं। उसे लंबन कोण यानी एंगल ऑफ पैरालेक्स बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ पैरालेक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका सिद्धांत रहा। अब इस आधार पर सबसे पहले हम किसी खगोलीय पिंड की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करेंगे। इस आधार पर सबसे पहले हम इस्तेमाल क्या करेंगे, पृथ्वी से पहला पॉइंट देंगे, पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी, ग्रह, उपग्रह, तारा, कोई भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पृथ्वी से किसी ग्रह की बीच की दूरी ज्ञात करना। टू डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट और स्टार्स या और कॉमेट्स, कुछ भी हो। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि कोई एक हमारा स्टार है या सैटेलाइट है या प्लैनेट है, यस है, इसको हमें देखना है। इस प्लैनेट को यानी इस, अगर हम ग्रह करें तो ये प्लैनेट बोल देते हैं, प्लैनेट है ये। इस प्लैनेट को हमको देखना है। हम इस प्लैनेट की पृथ्वी से दूरी, हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, ये आपकी अर्थ है, इसकी शेप इस तरह होनी चाहिए, लेकिन चलिए इसकी शेप ऐसे मैं बना देता हूँ। ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। इस ग्रह को हमको देखना है, यानी इस पृथ्वी से इस ग्रह के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम दो पॉइंट का इस्तेमाल खोजेंगे। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, एक पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ये
यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी। ए पर एक खगोलीय दूरदर्शी हम रखते हैं। इस खगोलीय दूरदर्शी से इसको हम देखते हैं, इस ग्रह को देखते हैं। इस खगोलीय दूरदर्शी से इस ग्रह को हम देखते हैं और उसी समय इस खगोलीय दूरदर्शी जो बिंदु बी पर स्थित है उसको हम ग्रह से देखते हैं, ग्रह को देखते हैं। मान लीजिए कि यह खगोलीय दूरदर्शी जो बिंदु ए पर है ये लंब के सापेक्ष थीटा कोण बनाती है, थीटा 1 कोण बना रही है। इस कोण को हम नाप लेंगे। ये थीटा 1 जो एंगल बन रहा है इसको हम नाप लेंगे। उसी तरह से खगोलीय दूरदर्शी बी जो इस ग्रह को देख रही है, सपोज करते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन से ये आपका थीटा 2 कोण बनाती है। इसको हम लिख दें थीटा 2 और बढ़ा दें, ये बनाती है थीटा 2 और ये आपका बनाई कितना कोण थीटा 1 बना रही है। अगर हम इसके बीच की दूरी को लिख दें, अगर इस पर हम लंब डाल दें, ऐसे इस पर एक लंब डाल दें तो आप जानते हैं ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये आपका थीटा हो जाएगा थीटा 1 और ये अभी आपका जो है पैरेलल है तो ये हो जाएगा आपका एकांतर कोण के हिसाब से। ये भी अगर हम लंब ऐसे बढ़ा दे रहे हैं इसको तो ये भी आपका हो जाएगा थीटा 2, यानी एंगल ऑफ पैरेलक्स या लंबन कोण कितना हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। फिर से देखिए, मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इसे दो बिंदु ए और बी से खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा उस ग्रह को देखा जाता है जिसकी दूरी हमें पृथ्वी से ज्ञात करनी है। मान लीजिए खगोलीय दूरदर्शी ए के द्वारा जो ग्रह से और लंब के बीच कोण बनता है थीटा 1 है। खगोलीय दूरदर्शी बी के द्वारा ग्रह और लंब के बीच जो कोण बनता है थीटा 2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लंबन कोण होगा ग्रह के लिए यह होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। मान लेते हैं कि जो आधारक रेखा अगर ये दूरी बहुत अधिक है तो इस दूरी को हम एक सीधी रेखा भी न मान सकते हैं। सपोज करिए कि आपका बी है और इसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं कि पृथ्वी से ग्रह के बीच की दूरी डी है, ये दूरी डी है, यही दूरी आपकी यहाँ भी डी होगी। अब हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, क्या कोण बराबर होता है आर्क बाई रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यानी कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इस फार्मूले को लगा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे लंबन कोण, स्टूडेंट इसको तो लिख ही सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिंदु ए और बी से हम खगोलीय दूरदर्शी से ग्रह को देखते हैं, ठीक है। लंबन कोण बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। चूंकि कोण बराबर क्या होता है, चूंकि कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप जो है ये हम इसको एक सीधी रेखा ए आर की ही मान सकते हैं। इसको दूरी अधिक होगी तो चाप जो है एक सीधी रेखा ही हो सकती है। ये हो जाएगा आपका, हम यहाँ पर लिखे हैं चाप बी है और त्रिज्या इसकी देखा हमने माना है डी है, जहाँ डी पृथ्वी से ग्रह के बीच की दूरी है और बी आधारक रेखा है। यानी थीटा बराबर कोण बराबर हो गया, थीटा बराबर आपका हो गया बी बाई डी, थीटा बराबर हो गया आपका बी बाई डी, या डी बराबर आपका हो जाएगा बी बाई थीटा, डी बराबर हो जाएगा आपका बी बाई थीटा। थीटा का मान और बी का मान हमको मालूम हो जाए तो डी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये बी का मान आप पृथ्वी के दो बिंदुओं पर अगर खगोलीय दूरदर्शी रख रहे हैं तो ये तो आप बता ही सकते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है। एंगल इसके द्वारा थीटा 1 निकाल लीजिए, इसके द्वारा थीटा 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें।
चलिए उसके बाद दूसरा इसका उपयोग हम करेंगे, पास करके नोट करिएगा। दूसरा जो हम उपयोग करेंगे इसका यह है किसी ग्रह का या उपग्रह का व्यास ज्ञात करना। नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा दें, आगे लिखेंगे किसी ग्रह अथवा उपग्रह का व्यास ज्ञात करना। लिखेंगे ग्रह, दूसरा पॉइंट इसका होगा किसी ग्रह का व्यास ज्ञात करना। किसी ग्रह का व्यास ज्ञात करना, यानी टू डिटरमिन द डायमीटर ऑफ एनी प्लेनेट। सैटेलाइट्स भी हो सकता है, प्लेनेट भी हो सकता है, कॉमेट्स भी हो सकता है, जो भी आपको ज्ञात करना है उसको। सपोज करिए कि कोई ग्रह हमारा है या स्टार है, ये जो है आपका इस तरह से है, कोई स्टार जो है इस तरह से आपका है, इसके व्यास को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दें इसके व्यास को, सपोज दैट ये व्यास ये भी है। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, इसको हम अर्थ लिख दें, ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर बैठे बैठे इस ग्रह की हमको व्यास ज्ञात करना है। इस पृथ्वी पर बैठे बैठे इस ग्रह का व्यास हमको ज्ञात करें। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। क्या करते हैं इसमें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक खगोलीय दूरदर्शी बिंदु ये पर रख लेते हैं, ये खगोलीय दूरदर्शी यहाँ पर रख करके इसके व्यास द्वारा इस पर बने कोण को निकाल लेते हैं। इस एंगल को निकाल लेते हैं। कैसे? आपकी खगोलीय दूरदर्शी ऐसे है, एक बार हम ऐसे इसके इस तरफ देखेंगे, इसका व्यास रेडियस वहाँ एक पॉइंट ए, और फिर इसको घुमाएंगे तो पॉइंट बी दिखेगा। ये कितना एंगल घूम रहा है इसको हम ज्ञात कर लेंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे ये मान लो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम यहाँ बैठे बैठे ग्रह को देख रहे हैं। ग्रह को देखते हैं तो पहले उसका एक पॉइंट इधर का देखेंगे इस तरह से, मान लो ये पॉइंट ए है, फिर उसके बाद उसको घुमा करके ऐसे करेंगे, पॉइंट बी को देखेंगे, दूसरा जो व्यास की परिता है यानी इसका कितना एंगल घुमा उसी को हम नोट कर लेंगे। सपोज करिए कि ये जो है आपका एंगल है, ये है आपका थीटा। स्टूडेंट्स पैरेलैक्स मेथड में ये आपका व्यास हो गया, ये आधारक रेखा हो गई, प्रेक्षण बिंदु, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेक्षित पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे हम? सिंपल, सपोज करें कि ये इसके बीच की दूरी जो है डी है, सपोज करें इसके बीच की दूरी डी है, ये भी डी होगी, और चूंकि दूरी बहुत अधिक है तो ये जो इसकी रेडियस है इसके बीच की दूरी भी यही हो सकती है। फिलहाल हमको केवल इसका व्यास निकालना है, तो फिर वही सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या? चूंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप को हम ये भी कर दें, वही व्यास है हमारा, ये भी बटे त्रिज्या इसकी डी है, और हमने कोण कितना माना है एंगल ऑफ पैरेलैक्स थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई डी। थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई डी, या ए बी व्यास क्या होगा? ए बी बराबर हो जाएगा आपका व्यास, ए बी बराबर हो जाएगा डी इंटू थीटा, ये भी बराबर हो जाएगा डी इंटू थीटा, जहाँ डी पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी है और थीटा उस ग्रह के व्यास द्वारा बना हुआ लंबन कोण है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। इसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है उसमें एक चीज आपको आता है, आपसे पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट कर लें। नोट कर लिया होगा आपने? चलिए इसको मिटा दें। स्टूडेंट इस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो
एंगल पैरेलक्स एंगल है, इसको हम रेडियन में रखते हैं, उसको हम रेडियन में रखते हैं। और जो आपका ये मान आता है, जो मान आता है एंगल आप डिग्री में नापते हैं, यानी डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करें। तो ये पहला जो है अच्छा प्रश्न बनता है, या न्यूमेरिकल इसको लगाने से पहले हम इस पर अध्ययन कर लें कि डिग्री को रेडियन में हम कैसे बने, कैसे चेंज करें। सबसे जैसे आप जानते हैं कि ये आपका अगर एंगल इस तरह से घूम रहा है, ये तो ये आपका 90, 180, 270, 360, मीनिंग दैट 360 डिग्री बराबर होगा, ये होगा पाई और ये पाई 2 पाई, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका 2 पाई, यानी 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 2 पाई बाई 360, या 1 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका पाई, 2 से काट दें इसको, ये हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। 360 बराबर होता है 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियन। यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 3.14 बटे 180, 3.14 को अगर हम लाइक डेसिमल में बदल लें तो ये हो जाएगा 314 बटे 18 के आगे 2 जीरो, 180 के आगे 2 जीरो बढ़ा दें, फिर 314 में 18 से भाग देते हैं, 314 में 18 से भाग दे दें, भागे 18 कर दें तो एक बार जाएगा 18 और 8 3 11, 1 4 और 7 बार जाएगा 18 7 126, ये घटाएंगे 14 में से 6 जाए तो 8 होगा, 14 में से 6 निकालेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पर आपका हो जाएगा दशमलव बढ़ा करके यहाँ 1 जीरो लगा दें, 18 चौक 72, ये बार 72 4 बार जाएगा, यानी ये होगा 17.4, ये हो जाएगा आपका 17.4 बटे 1000, 17.4 बटे 1000 रेडियन हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इसका मतलब हो जाएगा, इसको ऊपर कर दें 17.4 गुणे 10 घाते ऋण 3, इसको इधर कर दें, ये होगा 1.74 गुणे 10 घाते ऋण 2 रेडियन, 1.74 गुणे 10 घाते ऋण 2 रेडियन, यानी 1 डिग्री बराबर आपका आएगा, 1 डिग्री का मान जो होगा कितना होगा 1.74, 1 डिग्री बराबर होगा 1.74 गुणे 10 घाते ऋण 2 रेडियन। स्टूडेंट्स, अब हम मिनट को रेडियन में कैसे बदलें, जैसे 1 मिनट बराबर क्या होगा, 1 मिनट, हम 1 मिनट को ऐसे लिखते हैं, एक बार लिख देंगे, एक के ऊपर एक बिंदी लगा देंगे, ये बराबर होगा 1/60 डिग्री। जैसे 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता, 60 मिनट में 1 घंटा होता, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/60। उसी तरह से 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा, यानी ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। यानी इसको अगर हम चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1/60 गुणे पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होता है, तो 1/60 में उससे गुणा कर देंगे हम, यानी ये आपका हो जाएगा पाई बाई 180 गुणे 1/60 रेडियन। स्टूडेंट, अभी आपने सॉल्व किया है, 1 डिग्री बराबर कितना, 1.74, अभी आपने सॉल्व किया उसको, पाई बटे 180 का मान निकला है,
1.74 1.74 गुणे 10 घाते ऋण 2 गुणे 1/60 1/60 मीनिंग दैट ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख दें 1.74 गुणे 10 घाते 1 जीरो यहाँ तो ऊपर जाएगा तो ऋण 1 होगा, ऋण 1 और ऋण 2 मिलकर ऋण 3 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। इसको लिख दें हम, क्या हो जाएगा, भाग दें, 1 जीरो बढ़ा दें, जीरो के बाद दशमलव होगा, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12 5 17 54 6 9 में 54 गुणे 10 घाते ऋण 3 या यही हो जाएगा 2.9 गुणे 10 घाते ऋण 3 2.9 गुणे 10 घाते ऋण 3 सॉरी 10 घाते यहाँ दशमलव जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, हो जाएगा 10 घाते ऋण 4 रेडियन। ये हो जाएगा इतना रेडियन। 2.9 गुणे 10 घाते ऋण 4 रेडियन। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। उसके बाद जो अगला हमारे पास आता है वो क्या होता है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे। अभी तक तो 1 मिनट में था, अब उसके बाद हम हल करेंगे क्या 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे। 1 सेकंड को स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, 2 बार बना देते हैं 2 लाइन। 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 1/60 मिनट, यह बराबर आपका हो जाएगा 1/60 गुणे 1/60 डिग्री। 1/60 गुणे 1/60 डिग्री। इधर का नोट कर चुके होंगे, मिटा दो इसको। चलिए ये यानी 1 सेकंड बराबर क्या हो गया, 1 सेकंड बराबर हो गया 1/60 गुणे 1/60, इतना डिग्री हो गया। कैसे कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होगा, और 60 मिनट में 1 घंटा जैसे होता है वैसे ही क्या हो जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी चलता है कि 1 सेकंड में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ये 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। वैसे ही यहाँ पर होगा 1 मिनट बराबर 1 सेकंड बराबर क्या होगा 1/60 गुणे 1/60 डिग्री। इसको रेडियन बदल लें तो ये हो जाएगा 1 का मान होगा, 1 डिग्री का मान π/180 होता है, π/180 गुणे 1/60 गुणे 1/60, ये हो जाएगा इतना रेडियन। ये हो जाएगा इतना रेडियन। स्टूडेंट्स अभी आपने हल किया π/180 गुणे 1/60, इतना आपने हल किया है। तो हल करने के बाद आपका क्या आया 2.9 गुणे 10 घाते ऋण 4, ये आया है आपका 2.9 गुणे 10 घाते ऋण 4। ये इतने का मान है, ये इतने का मान मैं लिख रहा हूँ, इतने का मान है 2.9 गुणे 10 घाते ऋण 4 गुणे हो गया 1/60 रेडियन, गुणे हो गया 1/60 रेडियन। स्टूडेंट्स क्या करें, अब इसको सॉल्व कर दें। ये हो जाएगा आपका 2.9 गुणे 10 घाते ऋण 5, यहाँ के 1 जीरो ऊपर चला जाएगा तो माइनस और -4 -5 बटे हो गया 6 रेडियन। फिर इसको सॉल्व कर दें, 6 1 जीरो तो ऊपर चला गया था, सॉल्व करें 0 6 चौक 24 और 5 24 और 5 29 50 हो गया, तो 6 8 48, फिर आपका हो गया 6 8 48 2 50, 2 बचा 20, तो 6 3 18 ऐसे समथिंग आएगा, गुणे 10 घाते ऋण 5 कर दें, यानी ये आएगा 4.8 कर दें इसको, गुणे 10 घाते ऋण 6 रेडियन, 10 घाते ऋण 6 रेडियन। इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये आपके आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम करे, इसको नोट कर लें।
नोट कर लिया। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। दो न्यूमेरिकल जो आपकी किताब में दिया गया है, एग्जाम्पल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? पृथ्वी के दो व्यासता विपरीत बिंदु ए और बी से, क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के दो व्यासता के दो व्यासता विपरीत बिंदु ए और बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण के दो दिशाओं के बीच प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच बना कोण 1 डिग्री 54 मिनट है। 1 डिग्री 54 मिनट है। 1 डिग्री 54 मिनट है। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 गुणे 10 घाते 7 मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कीजिए। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कीजिए। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें दिया है 1 डिग्री 54 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री 54 मिनट बराबर है 3.32 गुणे 10 घाते ऋण 2। 3.32 गुणे 10 घाते ऋण 2 रेडियन। अगर नहीं भी दिया रहता तो आप इसको मिनट में सब चेंज करके आप निकाल सकते हैं। इसको रेडियन में आपको निश्चित रूप से रेडियन में बदलना पड़ेगा। इसको सॉल्व किया जाए। ये प्रश्न को एक बार देखिए। पृथ्वी के दो व्यासता विपरीत बिंदु ए और बी से, पृथ्वी पर दो बिंदु लिया है इसने, ए और बी से प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच बना कोण 1 डिग्री 54 मिनट है। 1 मिनट फिर से देखें। पृथ्वी के दो व्यासता विपरीत बिंदु ए और बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण के दो दिशाओं के बीच बना कोण विपरीत बिंदु ए और बी से, ये आपकी पृथ्वी है, ये इसका व्यास है। सपोज करिए यहां से कह रहा है पृथ्वी की दो व्यासता विपरीत बिंदु ए और बी से, ये पृथ्वी के दो व्यास है, बिंदु ए और बी से प्रेक्षण किया। प्रेक्षण के दो दिशाओं के बीच बना कोण 1 डिग्री 54 मिनट है। ये इसका जो एंगल बन रहा है चंद्रमा पर, यहाँ चंद्रमा है, ये बन रहा है आपका 1 डिग्री 54 मिनट। पृथ्वी का व्यास, ये व्यास दिया गया है 1.276 गुणे 10 घाते 7 मीटर, ये व्यास दिया गया है।
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कीजिए। माना पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी d है, लिखेंगे। माना पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी d है। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी d है, तो क्या हो गया? आप जानते हैं अगर ये एंगल थीटा आपका है, सपोज करिए कि थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा चाप AB बटे त्रिज्या d। हमको क्या मालूम करना है? d मालूम करना है, तो d बराबर हो जाएगा आपका AB बटे थीटा। AB का मान दिया गया है आपका, AB व्यास कितना दिया है? 1.276 गुणे 10⁻7 मीटर बटे एंगल का मान दिया है 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट, क्या इसको हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, रेडियन में बदलना पड़ेगा। दिया है मान 1.276 गुणे 10⁻7 बटे 3.32 गुणे 10⁻2 10⁻2। स्टूडेंट इसको नोट है, इसको सॉल्व किया जाए तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1.276 गुणे 10⁻7 है, ये ऊपर जाएगा 7 2 9 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा? 3.32। देखिए लाइक डेसिमल बनाने के लिए यहाँ एक जीरो बढ़ा दें, लाइक डेसिमल हो जाएगा। यहाँ अगर एक जीरो बढ़ा दूं तो ये लाइक डेसिमल हो जाएगा यूं, यानी ये इसको कर दें। अगर यहाँ पर ना लिखूं तो ऐसे लिख दूं 1276, ये होगा आपका 1276 गुणे 10⁻, ये लिख दूं 10⁻, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ होगा 332, एक जीरो और बढ़ा दें। यहाँ 10 होगा तो ऊपर जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बराबर हो जाएगा आपका 1276 बटे 332 गुणे 10⁻8 गुणे 10⁻8 मीटर। इसको सॉल्व कर लें, 1276 भागे 332 कर दें, 1276 भागे 332, 1276 भागे 332, ये आएगा आपका कितना? पहले 3 बार जाएगा, 3 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 4 बार भी जाता है क्या? 4 दूनी 8, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13 हो जाता, नहीं जाता। ये हो गया 0 और 9 8 17 और 9 2 11, 280, दशमलव बढ़ा करके 0 उतार लें। ये फिर जाएगा आपका 8 बार, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, 1 25, 8 त्रिक 24 और 2 26, ये लगभग आएगा स्टूडेंट्स 3.8 गुणे 10⁻8 मीटर, लगभग आएगा 3.8 गुणे 10⁻8 मीटर। इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो एक और सवाल बताएं, नोट कर लिया? पास करके नोट करिएगा, मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है? सूर्य के कोणीय व्यास की माप, सूर्य के कोणीय व्यास की माप, सूर्य के कोणीय व्यास की माप
1920 सेकेंड है। 1920 सेकेंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर है। सूर्य के व्यास की गणना कीजिए। सूर्य के व्यास की गणना कीजिए। सूर्य के व्यास की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ भी अगर चाहें तो आप लिख लें 1920 सेकेंड बराबर है, ये कितना रेडियन दिया है, 9.31 गुणे 10⁻³ रेडियन। 9.31 गुणे 10⁻³ रेडियन, ये आपको आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अब देखिए क्या कहता है, सूर्य के कोणीय व्यास की माप। सूर्य की कोणीय व्यास की माप का मतलब है, ये आपका सपोज कीजिए कि सन है, ये इसके कोणीय व्यास की माप का मतलब है, ये कोणीय व्यास बता रहा है। कोणीय व्यास का मतलब यह व्यास जो कोण बनाता है उसी को हम कोणीय व्यास कहते हैं। ये कोण बनाता है, ये कोणीय व्यास की माप पृथ्वी पर होगी। इसकी माप दिया है 19, ये आपका थीटा होगा। ये थीटा का मान दिया कितना, 1920 सेकेंड। फिर कह रहा है सूर्य से पृथ्वी आपकी यहाँ अर्थ है, यहाँ से देख रहे हैं हम, इसके बीच की दूरी जो d होता है, d का मान जो दिया है, ये इसके बीच की दूरी d है, या आपका व्यास AB है। तो d का मान, पहले तो थीटा का मान कितना दिया है, थीटा बराबर दिया है 1920 सेकेंड। इसी का मान होता है 9.31 गुणे 10⁻³ रेडियन, इसका आंसर है। और डी का मान दिया है, डी का मान 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। सूर्य के व्यास की बात कर रहा है, तो सूर्य की व्यास का मतलब है स्टूडेंट, ये तो आप देख ही रहे हैं, आप फार्मूला लगा सकते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण का मान दिया है आपका, ये कितना है 1920, या थीटा लिख दूं पहले, थीटा बराबर होगा, चाप दिया है AB बटे त्रिज्या का मान हमने लिखा है D। तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा थीटा इंटू D। तो थीटा का मान रख दें हम, AB थीटा का मान दिया कितना, हम रेडियन का रखते हैं, जब भी हमको दूरी निकाला रेडियन में रखना पड़ेगा एंगल, डिग्री में नहीं। तो ये होगा हमारा 9.31 गुणे 10⁻³ गुणे डी का मान है आपका 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। सॉल्व कर लें इसको, 1.496 गुणे 9.31, ये हो गया 1496, और ये हो गया 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 1 28, और 3 × 4 = 12, 2 14, 3 1 कम 3, 1 4, ये 9 × 6 = 54, और 9 9 = 81, और 5 86, और 9 4 36, 36 4 40, 4 44 की 4, 9 1 कम 9, 4 13, 6 9 8 17, और 4 1 5, 8 13, 4 17, 2 4 6, 6 12, 5 4 9, 3 1, ये हो गया आपका 3 2 5 अंक, 1 2 3 4 5, 13 ये लगभग आएगा आपका, ये भी बराबर आएगा 13.9 गुणे 10⁻11
11 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, 11 में से 9 अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा 9, सॉरी 11 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 2 11 8 3 11 8 होगा मीटर, या यही आपका हो जाएगा 1.39। इसको लिख लें 1.39 गुणे 10 घाते 9 मीटर, 1.39 गुणे 10 घाते 9 मीटर। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स आगे अभी हम अध्ययन कर रहे थे, मिटा दें इसको, आप पास करके नोट करिएगा। अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे थे ये मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप देखते हैं आगे हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरियों का मापन कैसे हम अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं। आगे लिखेंगे, अगला हेडिंग देंगे छोटी दूरियों का मापन। छोटी दूरियों का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस। छोटी दूरियों का मापन हम कैसे करते हैं। छोटी दूरियों का मतलब हमारा है जैसे परमाणु का व्यास या परमाणु की त्रिज्या, अणुओं का व्यास, इलेक्ट्रॉनों का व्यास, इस तरह से हम इनका कैसे व्यास की छोटे छोटे पार्टिकल्स का हम मापन कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि छोटे पार्टिकल्स का मापन करने के लिए जब छोटी दूरी होती है तो हम पहली बात तो अगर 1 मिलीमीटर की दूरी नापना है तो हम इसको साधारण स्केल के द्वारा नाप सकते हैं। इससे छोटी दूरी करेंगे तो हम वर्नियर कैलिपर्स, उससे छोटी करेंगे तो स्क्रू गेज, उससे छोटी करेंगे तो माइक्रोस्कोप, फिर उससे छोटी दूरी करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा नापते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमको छोटी दूरी का मापन करना है तो हम अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे भी छोटी दूरी का हमको मापन करना है तो हम अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे आवागाद्रो नंबर का उपयोग करके परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करना। यूजिंग, सबसे पहले हम इस्तेमाल क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या का उपयोग करके लिखेंगे एवोगाद्रो संख्या का उपयोग करके, एवोगाद्रो संख्या का उपयोग करके, एवोगाद्रो संख्या का उपयोग करके परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि किसी भी पदार्थ की 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित, 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित जो अणुओं की संख्या होती है या परमाणुओं की संख्या होती है वो एवोगाड्रो नंबर कहलाती है। 1 ग्राम पदार्थ में किसी 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। 1 ग्राम परमाणु का मतलब होता है कि उस पदार्थ के परमाणु भार में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो होती है उसी को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। इसका मान होता है कितना? इसका मान होता है 6.02 गुणे 10 घाते 23। ये एवोगाड्रो नंबर है। कितना होता है? 6.02 गुणे 10 घाते 23। इसको हम n से व्यक्त करते हैं। क्या होता है? किसी पदार्थ की 1 ग्राम परमाणु में, किसी पदार्थ की 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। यह नंबर आपका होता है 6.02
गुणे 10⁻23 इतना होता है। यानी मानते हैं कि हमारे पास एक पदार्थ है, माना यम ग्राम का एक पदार्थ है जिसका परमाणु भार यम है, जिसका परमाणु भार कितना है, यम है। स्टूडेंट्स, यम परमाणु भार है, इसका मतलब है कि यम ग्राम, कैपिटल यम, इसका परमाणु भार है, यम ग्राम पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यम ग्राम पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर n होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसलिए 1 ग्राम पदार्थ में, इसलिए 1 ग्राम पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा कैपिटल N बटे कैपिटल M। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए दिया है पदार्थ की मात्रा यम ग्राम है, इसलिए लिखेंगे यम ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या ये बराबर हो जाएगा स्मॉल यम n बटे कैपिटल यम, स्मॉल यम इंटू n बटे कैपिटल यम। यदि एक परमाणु का आयतन, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि एक परमाणु का आयतन V हो तो कुल परमाणुओं कितना आयतन होगा, यम ग्राम पदार्थ में कितने परमाणु हैं, इतने परमाणु उपस्थित हैं। लिखेंगे यदि प्रत्येक परमाणु का आयतन, या यदि एक परमाणु का आयतन V हो तो कुल परमाणुओं का आयतन, तो कुल परमाणुओं का आयतन क्या हो जाएगा, यम n बटे कैपिटल M इंटू V करते हैं। ये कुल परमाणुओं का आयतन है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद देखिए ऊपर का मिटा दो। अब ये कह रहा है कि n ग्राम कुल परमाणुओं का आयतन कितना है, यम इंटू n बाई कैपिटल M इंटू V। परंतु हम जानते हैं परमाणुओं का आकार कैसा होता है, गोलाकार। परमाणुओं का आकार को हम कैसा मानते हैं, गोलाकार लिखते हैं। परंतु परमाणुओं का आकार गोलाकार होता है। गोलाकार होता है, इसलिए V बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, जहां r क्या है, परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या है। ये r क्या है, परमाणु की त्रिज्या है। अतः कुल परमाणुओं का आयतन बराबर हो जाएगा यम इंटू n बाई m कैपिटल M, इसका कैपिटल M परमाणु भार है, इंटू
4/3 पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसको नीचे का तो लिख चुके होंगे, इसको मिटा दें हम। आगे जो एवोगाड्रो नंबर की सहायता लेकर के हम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, इसमें यह माना जाता है कि परमाणु जो होता है प्रत्येक पदार्थ के आयतन का 2/3 आयतन घेरता है। परमाणु जो पदार्थ का आयतन होता है, ध्यान दें कि अगर आप गोलाकार मान रहे हैं परमाणु, तो गोलाकार तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। आप देख रहे हैं कि इसके बीच बीच में कुछ जगह छूट रही है, इसके बीच बीच में कुछ जगह परमाणु में छूट रही है, यानी ये पूरे आयतन का 2/3 भाग ही घेरता है। यानी इसी का उपयोग करके हम उपयोग करेंगे, लिखेंगे चूंकि परमाणु या कुल परमाणु पदार्थ के संपूर्ण आयतन का, पदार्थ के दिए गए, जो भी दिया गया वही संपूर्ण होगा, पदार्थ के दिए गए आयतन का, पदार्थ के दिए गए आयतन का 2/3 भाग ही घेरता है। भाग ही घेरता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कुल परमाणुओं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कुल परमाणुओं का आयतन बराबर 2/3 इंटू बी। ये यहाँ बी जो क्या है, ये बी क्या है, पदार्थ का आयतन, जिसको हम लिए हैं पदार्थ का आयतन। कुल परमाणुओं का आयतन कितना हो गया, यम इंटू एन बाई कैपिटल एम। यहाँ यम पदार्थ की मात्रा है, ये दिया गया पदार्थ का द्रव्यमान है, और ये परमाणु भार है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 इंटू बी। ये 3 से काट दें, 2 दूनी 4 हो गया, यानी ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्मॉल एम कैपिटल एन 2 पाई आर क्यूब बराबर यम इंटू वी, या आर क्यूब बराबर हो जाएगा, आर क्यूब बराबर हो जाएगा यम इंटू वी बटे 2 पाई यम यन, 2 पाई यम यन, या आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर देख लें, आर बराबर हो जाएगा यम बी बटे 2 पाई यम इंटू यन का पावर होगा 1/3। स्टूडेंट्स इस फार्मूले का उपयोग करके हम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर दें। ध्यान दीजिए कि जो V है यहाँ पर, ये एकांक पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का आयतन है। तो एकांक द्रव्यमान का जो आयतन है उसको घनत्व लिखते हैं, यानी V बराबर हम लिख सकते हैं 1/ρ। ये एकांक द्रव्यमान का आयतन है, तो V बराबर होगा, V बराबर जैसे आप लिखते हैं ρ बराबर लिखते हैं यम बाई बी, ये लिखते हैं, या V बराबर लिखते हैं, V बराबर लिखते हैं क्या होगा आपका यम बाई रो। यदि यम बराबर हो जाए आपका 1 तो क्या हो जाएगा, V बराबर होगा 1/ρ, यानी
इसकी वैल्यू अगर हम रख करके लिखें तो R बराबर लिखेंगे m बाई 2 पाई m रो इंटू n पावर 1/3। इसके आधार पर भी हम R का मान निकाल सकते हैं। इससे R का मान जब निकालते हैं लगभग 10 घाते ऋण 10 मीटर के आसपास आता है। स्टूडेंट्स को नोट कर लें। चलिए नोट कर लिया, आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे है, ये तो परमाणु की त्रिज्या हम ज्ञात किए हैं। अब उसके बाद का जो पॉइंट है वह है अणु का व्यास ज्ञात करना, यानी कैलकुलेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल लिखेंगे। अणुओं का व्यास ज्ञात करना दूसरा पॉइंट होगा। अणु का व्यास ज्ञात करना या अणुओं का यह है ऑलिक एसिड मेथड है। ऑलिक एसिड मेथड, ऑलिक एसिड को ही हम क्यों लेते हैं कि इसके अणु जो होते हैं कुछ साइज में बड़े होते हैं। हम ऑलिक एसिड क्यों लेते हैं? ऑलिक एसिड लेने का हमारा तात्पर्य होता है, हमारा मतलब ये होता है कि इसके व्यास जो है कुछ अणुओं के व्यास कुछ बड़े होते हैं, इसके अणुओं का आकार कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसे ज्ञात करने में हमें आसानी होती है। ये ज्ञात कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑलिक एसिड का 1 घन सेंटीमीटर आयतन लेते हैं। 1 घन सेंटीमीटर ऑलिक एसिड को 1 घन सेंटीमीटर ऑलिक एसिड को डिसॉल्व कर देते हैं हम 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल में। 1 घन सेंटीमीटर ऑलिक एसिड को हम 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल में इसको डिसॉल्व कर देते हैं। 1 घन सेंटीमीटर ऑलिक एसिड को क्या करते हैं, 20 घन सेंटीमीटर ऑलिक एसिड में हम इसको अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। जो घोल आता है, इसके बाद जो सॉल्यूशन आता है, इसके बाद एक इसका सॉल्यूशन आएगा, यानी 1 घन सेंटीमीटर ऑलिक एसिड 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल में जब डिसॉल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि 1 घन सेंटीमीटर सॉल्यूशन लेंगे, इसमें क्या करते हैं 1 घन सेंटीमीटर ये सॉल्यूशन लेंगे और इस सॉल्यूशन को 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल में पुनः डिसॉल्व करेंगे। ये 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल में फिर इसको जब डिसॉल्व करेंगे, जो ये घोल बनेगा ये बनेगा 1/20 गुणे 1/20। कंसंट्रेशन किसका होगा, सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर बाई अल्कोहल। इसमें क्या करते हैं ध्यान दें, 1 घन सेंटीमीटर ऑलिक एसिड में 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल पहले डिसॉल्व करते हैं। जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का 1 घन सेंटीमीटर लेकर इसमें 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल फिर मिलाते हैं, यानी जो ये सॉल्यूशन बाद में बनेगा इसमें ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन जो होगा 1/20 गुणे 1/20 होगा। इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं कि किसी सपाट बर्तन जैसे बीकर वगैरह में रख करके इस सपाट बर्तन में पहले जल लेते हैं। इस सपाट बर्तन में हम जल ले लेते हैं
इस जल की सतह पर बहुत बारीकी से इस घोल को फैला देते हैं, यानी इस घोल की एक पतली फिल्म बनाते हैं। जो हमारा 1/20 इंटू 1/20 कंसंट्रेशन का ऑलिक एसिड मिला हुआ है, उस ऑलिक एसिड को इस जल के ऊपर एक पतली बारीक फिल्म बनाते हैं। इस फिल्म की चौड़ाई को या इस फिल्म के क्षेत्रफल को हम ट्रेसिंग पेपर अथवा ग्राफ पेपर के द्वारा जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। इस फिल्म की जो मोटाई होगी, हम मानते हैं कि यह फिल्म इतनी बारीक है कि हर जगह केवल एक मॉलिक्यूल है। इसमें जो हर जगह केवल एक मॉलिक्यूल है, यानी इस फिल्म की जो मोटाई है वही मॉलिक्यूल का व्यास होगा। जो इस फिल्म की मोटाई है वही इस मॉलिक्यूल यानी अणु का व्यास होगा। इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। आगे लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि पहले क्या करते हैं, 1 घन सेंटीमीटर ऑलिक एसिड में 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल को मिलाते हैं। इसके बाद जो इससे जो सोल्यूशन प्राप्त होता है उसका फिर 1 घन सेंटीमीटर लेकर के उसमें 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल मिला देते हैं। इस प्रकार हमारे पास क्या बनता है, 1/20 गुणे 1/20 घन सेंटीमीटर प्रति अल्कोहल का हमें ऑलिक एसिड सांद्रता का ऑलिक एसिड मिलता है। लिखेंगे ऑलिक एसिड की सांद्रता या बिलियन में, या घोल लिखेंगे, घोल में ऑलिक एसिड की या ऑलिक अम्ल की सांद्रता बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 गुणे 1/20, 1/20 गुणे 1/20। यदि घोल के प्रत्येक बूंद का आयतन, लिखेंगे यदि घोल के प्रत्येक बूंद का, यदि घोल के प्रत्येक बूंद का आयतन V हो तो n बूंद का आयतन, तो घोल में उपस्थित n बूंद का आयतन बराबर होगा n इंटू V। अतः घोल में ऑलिक एसिड का आयतन, अतः ऑलिक अम्ल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता ये तो है ही है, इतना तो रहबे करेगा, 1/20 गुणे 1/20, इसको 1/400 लिख लेते हैं सीधे, 1/400 लिख लें, 20 गुणे 20 बराबर 400 हो जाएगा, इंटू n इंटू बी। अब ये लिखते हैं, देखिए इस पर जब बारीकी इस पर ऑलिक का सोल्यूशन जब फैलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये अल्कोहल इसमें से उड़ जाता है, केवल ऑलिक एसिड ही बचता है। अब यदि इस फिल्म का जो पतली फिल्म बने हैं, इसका क्षेत्रफल ये हो तो, यदि फिल्म का क्षेत्रफल A तथा मोटाई T हो तो फिल्म का आयतन बराबर क्या होगा, A इंटू टी,
क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई या ऊंचाई लिख देते हैं, वो आयतन निकल आता है A इंटू टी। स्टूडेंट इधर का नोट कर चुके होंगे आप। अब है क्या, फिल्म का आयतन बराबर आणविक अम्ल का आयतन, यही ना है। जो आपका केवल थोड़ी देर के बाद केवल फिल्म आणविक अम्ल ही बचा था, तो जो आणविक अम्ल का आयतन होगा वही आपकी फिल्म का आयतन होगा, लिखेंगे। क्योंकि फिल्म का आयतन बराबर आणविक अम्ल का आयतन है, आणविक अम्ल का आयतन, ये बराबर फिल्म का आयतन कितना दिया, एटी बराबर है NV बटे 400, या टी बराबर हो जाएगा NV बटे 400 इंटू टी, सॉरी 400 इंटू ये। इस तरह से ये जो फिल्म की मोटाई होगी वही मॉलिक्यूल का व्यास होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम अणुओं का व्यास, किसी भी अणु का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऑलिक एसिड लेते हैं, वो भी इसलिए लेते हैं कि ऑलिक एसिड के अणु का आकार थोड़ा बड़ा होता है, जिसे ज्ञात करने में आसानी होती है। स्टूडेंट्स को नोट कर लें, नोट कर लें, मेरे ख्याल से नोट कर चुके होंगे। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आगे मेजरमेंट ऑफ मास, बिठा दें इसको। चलिए आगे हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आप सिंपल जानते हो कि तराजू से नापते हैं। द्रव्यमान होता क्या है, किसी भी पदार्थ की एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, अथवा हम ये कह सकते हैं किसी पदार्थ में उपस्थित उसकी मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। जो किसी पदार्थ में उसकी मात्रा होती है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान जो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। यह दूरी, समय, स्थान, ताप, दाब अथवा किसी अन्य बाह्य कारक से प्रभावित नहीं होता है, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। स्टूडेंट्स द्रव्यमान कैसे मापा जाता है, इस आधार पर द्रव्यमान दो प्रकार का होता है। द्रव्यमान जो है कैसे मापा जाता है, इस आधार पर द्रव्यमान दो प्रकार का होता है। एक होता है जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान जिसको हम बोलते हैं इनर्शियल मास, इनर्शियल मास। और दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास, और दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास। यानी जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान दोनों में क्या अंतर है। जड़त्व क्या होता है, आप स्टूडेंट्स पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति अवस्था अथवा विरामावस्था अथवा अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उस गुण को हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया।
किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था, विराम अवस्था अथवा दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। यह पदार्थ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वह विरोध उतना अधिक करेगा। जैसे एक छोटी गाड़ी और एक ट्रेन की तुलना करें तो ट्रेन को चलाने में, गति अवस्था में लाने में अथवा विराम अवस्था में लाने में एक छोटी गाड़ी की अपेक्षा अधिक बल की आवश्यकता होगी। मीनिंग दैट कि उसका द्रव्यमान जो है उसी को जिसको हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहेंगे वह अधिक है। यानी जड़त्व के कारण जो द्रव्यमान होता है उसी को हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। यह क्या होता है, गति की अवस्था में विरोध करेगा अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। ये परिवर्तन करता कौन है, बल करता है। यानी बल यह बराबर होता है यम इंटू ए। फोर्स जो आप जानते हैं बल बराबर होता है F बराबर यम इंटू ए। यहाँ पर यम बराबर है F बटे ए। यानी किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुपात को हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुपात को हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। स्टूडेंट्स, यह जो ये है ये जो डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल वेग पर डिपेंड करेगा और वेग डिपेंड करेगा बल पर डिपेंड करेगा। मीनिंग दैट जड़त्वीय द्रव्यमान हर जगह निश्चित होगा। जड़त्वीय द्रव्यमान जो होगा क्या होगा, ये हर जगह निश्चित होगा। यह आपका जो जड़त्वीय द्रव्यमान होगा हर जगह निश्चित होगा। इसमें गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। अर्थ अपनी ग्रेविटी के कारण किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। जिस बल से वह खींचती है उसको, उस वस्तु का हम भार कहते हैं, जिसको बल भी कहते हैं, उसको हम वेट भी कहते हैं। वेट बराबर होता है यम इंटू जी। वेट बराबर होता है यम इंटू जी। निकाल दें, यम बराबर है डब्ल्यू बाई जी। यम बराबर क्या है, डब्ल्यू बाई जी। डब्ल्यू क्या है, गुरुत्वीय बल। यानी जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। यानी स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ कोई वस्तु, गिरती हुई कोई वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अथवा गुरुत्वीय बल के कारण जो पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है वही गुरुत्वीय त्वरण है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु का या किसी भी पिंड का गुरुत्वीय बल, पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये गुरुत्वीय द्रव्यमान यम बराबर होता है डब्ल्यू बाई जी। यम बराबर होता है डब्ल्यू बाई जी होता है। यानी ये जो है आपका जो हो डब्ल्यू बाई जी, जी का मान आप जानते हैं स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसलिए जी का मान जब बदलेगा तो यम का मान भी बदलेगा। यानी कि गुरुत्वीय द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, जबकि जड़त्वीय द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान को हम सिंपल जो व्यवहारिक तराजू है आपका, जो व्यवहारिक तराजू जो माप तौल में आप इस्तेमाल करते हैं, या हम कह सकते हैं कि कमानीदार तुला हो या आपका भौतिक तुला हो, उसे माप सकते हैं। लेकिन जड़त्वीय द्रव्यमान को मापने के लिए
हम जो उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान को मापने के लिए जड़त्वीय तुला का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, जड़त्वीय तुला एक सिंपल इस तरह से किसी आधार पर टिका हुआ ऐसे यहाँ पर टिका हुआ होता है और ये यहाँ पर हम एक सिंपल धातु की पत्ती लगी होती है, इस पत्ती पर वस्तु को रख देते हैं जिसका जड़त्वीय द्रव्यमान हमको निकालना होता है, और इस पत्ती को जैसे ही नीचे करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। जैसे ही इस पर वस्तु को रख करके थोड़ा सा नीचे करके छोड़ते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इसके लिए जो आवर्तकाल होता है वो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट यम बाई के। टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट यम बाई के, या टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर यम बटे के, या आप देख रहे हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू यम हो जाएगा। यदि पलड़े का भार जो है एम पी कर दें हम, यदि पलड़े का भार जो है हम कर दें एम पी, तो टोटल पलड़े का द्रव्यमान एम पी है जो दिया रहता है उस पर, तो टोटल द्रव्यमान जो हो जाएगा एम पी प्लस यम वन होगा। टोटल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम पी प्लस यम वन हो जाएगा। मीनिंग दैट अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अपना फार्मूला बना सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू यम पी, टी वन स्क्वायर कर दें यम पी प्लस यम वन, या ऐसे कर दें ये कांस्टेंट हटा लगा दें इस पर, या टी टू स्क्वायर टी वन स्क्वायर, ये बराबर आपका हो जाएगा कि यम पी प्लस यम वन। इसी तरह ये आपके पलड़े का भार है, द्रव्यमान है, ये आपके वस्तु का द्रव्यमान है। इसी तरह T2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कि यम पी प्लस यम टू दूसरा द्रव्यमान रख करके, यानी ये हो जाएगा T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा यम पी प्लस यम वन बटे यम पी प्लस यम टू। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले का उपयोग करके हम कोई एक द्रव्यमान m1 या m2 अपने ज्ञात द्रव्यमान लेते हैं, उसकी सहायता से सिंपल हार्मोनिक मोशन करा करके इसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल ज्ञात करके हम m1 अथवा m2 का मान निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें। कुछ आपसे पूछा जाता है जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है। जड़त्व के कारण जो द्रव्यमान होता है उसको हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व क्या होता है, कोई वस्तु किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ये कितना होता है, वस्तु पर लगाए गए बल तथा उस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुपात को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ या दूरी पर या ताप दाब के साथ परिवर्तित नहीं होता, यानी ये जो जड़त्वीय द्रव्यमान है आपका ये नियत होता है। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, जड़त्वीय तुला से ज्ञात करते हैं। और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है, या गुरुत्वीय बल किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। गुरुत्वीय द्रव्यमान जी के साथ परिवर्तित होता रहता है, यानी स्थान परिवर्तन के साथ साथ गुरुत्वीय द्रव्यमान भी परिवर्तित होता रहता है। इसको हम सिंपल भौतिक तुला द्वारा अथवा कमानी स्प्रिंग तुला द्वारा भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यद्यपि परिभाषा में जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन व्यवहार में ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों एक ही हैं। नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट करिएगा, आप नोट्स इसका बना लीजिएगा। आगे देखते हैं। द्रव्यमान के मापन में हम कुछ छोटी, एक आपका मापन बहुत छोटी मापन होता है, छोटा, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं, जो केमिस्ट्री में उपयोग होता है। थोड़ा सा देख लें, एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU,
AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? इसका एक सिंपल परिभाषा लिख लें। कार्बन 12 की एक परमाणु के द्रव्यमान का, कार्बन 12 की एक परमाणु के द्रव्यमान का, कार्बन 12 की एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग AMU कहलाता है। एक AMU कहलाता है, एक AMU कहलाता है। यानी एक AMU बराबर होगा, एक AMU बराबर होगा कार्बन 12 की एक परमाणु का, कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? क्योंकि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। यानी लिखेंगे चूंकि 6.02 गुणे 10⁻23 परमाणु का भार, परमाणु का द्रव्यमान 12 है, 12 ग्राम है। इसलिए एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 12 बटे 6.02 गुणे 10⁻23 एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। यानी कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान होगा 12 बटे इतना होगा। यानी इसको हम लिख लेंगे, एक AMU बराबर होगा 12 बटे 6.02 गुणे 10⁻23 गुणे 1 बटे 12। इसको काट दें, ये बराबर हो जाएगा 1 बटे 6.02 गुणे 10⁻23 करेंगे आएगा 1.66 गुणे 10⁻24। ये आएगा आपका ग्राम में, ये आएगा आपका ग्राम में, या यही होगा 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होगा एक AMU। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, तो अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम, 2 लाइन इसको देख लें बहुत शार्ट में। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मापन, समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी समय का मापन। स्टूडेंट्स, प्राचीन काल से ही समय का मापन होता रहा है और समय का मापन समय समय पर इसका भिन्न भिन्न तरीकों से मापते हैं। जो हमारे यहाँ प्रचलित पद्धति प्राचीन काल से है, सूर्य को देख करके सुबह
से शाम तक, मध्याह्न, दोपहर जिसको कहते हैं, शाम, रात, इस तरह से हम समय का मापन करते थे। और आज भी सबसे पहले जो होता है सोलर टाइम, सबसे पहले जो हम पढ़ना चाहेंगे सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक पृथ्वी की गति की साथ साथ हम टाइम का मापन करते हैं। इलेक्ट्रिकल क्लॉक होती है, इलेक्ट्रिकल क्लॉक होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक होती है, और उसके बाद एटॉमिक क्लॉक। स्टूडेंट्स, आज के समय में हम एटॉमिक क्लॉक का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंतर्गत सीजियम 133 परमाणु का उपयोग करते हैं, जो कहते हैं कि एक मानक सेकंड वह समय अंतराल होता है जितने समय में सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। एक सेकंड वह समय अंतराल होता है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु इतनी बार कंपन करता है। इसके अतिरिक्त जो बड़ी समय नापा, ज़्यादा अधिक लंबा समय नापा जाता है, कार्बन डेटिंग के आधार पर नापा जाता है। इसके द्वारा पृथ्वी की आयु, जीवाश्म की आयु इत्यादि का मापन। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।